हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी 6 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। तो लास्ट के 6 लेक्चर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। अगर आपको लेक्चर्स की नीड है तो आप उन लिंक के थ्रू जाइएगा, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स की नीड है, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो भी आप उस लिंक के थ्रू देखिएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 7 पे। और आज के इस लेक्चर नंबर 7 पे हमने हमारा 6 लेक्चर के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करना है। ओके, तो देखिए हमने लास्ट के 6 लेक्चर पे क्या पढ़ा था। देखिए मैं लेक्चर नंबर 6 पे ही आपको ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कराने वाली थी, बट लेक्चर काफी लेंथी हो गया था और मैं भी थोड़ा थक गई थी, इस वजह से हमने उसे स्टॉप किया हुआ था। तो देखिए लेक्चर नंबर 6 पे मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, जैसे मैंने बोला था, अगर सपोज आपको कोई सैंपल मॉलिक्यूल दे दिया जाए और आपसे बोला जाए सैंपल मॉलिक्यूल में आपने क्या यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके इस सैंपल मॉलिक्यूल के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाना है, तो सपोज आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बना भी रहे हैं, बट मैंने क्या बोला था, कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जिसके प्रेजेंस में आके आपके सैंपल मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, अफेक्ट होता है। इतनी चीज क्लियर आई? तो मैंने आपको वो फैक्टर्स क्या बताए थे। देखिए ये फैक्टर्स पे मैं सेपरेट लेक्चर पे डिस्कशन करा चुकी हूँ, बट यहाँ पे भी मैं आपको इन पर डिस्कशन कराऊंगी, यानी कि ये टॉपिक को डिस्कस कराने के बाद कैसे इफेक्ट हो रहा है, इनको डिस्कस कराने के बाद ये फैक्टर्स भी एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल। तो देखिए हमने अभी तक ये चीज डिस्कस की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स पे कि हमारे पास 4 फैक्टर होते हैं, जिनमें से पहला होता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि आपका सॉल्वेंट कैसा है। क्योंकि देखो जनरली आप जो सैंपल मॉलिक्यूल लेते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसके लिए आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाना होता है, इस सैंपल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए आप एडिशनल एक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। इस सॉल्वेंट का काम कुछ नहीं होता है, इस सॉल्वेंट के लिए आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, जस्ट सॉल्वेंट को आप ऐड कर रहे हैं ताकि आपका सैंपल मॉलिक्यूल क्या हो, स्टेबलाइज हो। तो होता ये कि सॉल्वेंट की एडिशन की वजह से भी आपको क्या देखने को मिलता है, ये जो सैंपल मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा बना हुआ है ये डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इधर उधर शिफ्ट कर जाता है, या फिर आप बोल सकते हो चेंज हो जाता है। तो पोलैरिटी के अलावा और भी फैक्टर्स है, पहले वो बता देती हूँ। पहला बोलता है पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट आपका एक फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करता है। इसके बाद दूसरा फैक्टर है कंजुगेशन, मैंने आपको ये भी बताया हुआ था। तीसरा फैक्टर है आपका ऑक्सोक्रोम और चौथा फैक्टर है आपका क्रोमोफोर। तो मैं आपके लास्ट के लेक्चर पे ये आपको देखो, आप लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं तो आई थिंक पहले आपको लेक्चर नंबर 6 की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज लेक्चर नंबर 6 को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो देखो हमने क्या बोला था, हमारे पास ये 4 फैक्टर्स है, इन चारों पे मैं सेपरेट लेक्चर भी बना चुकी हूँ, आज के लेक्चर पे भी बताऊंगी। तो इन 4 फैक्टर की वजह से जनरली क्या होता है, कोई भी सैंपल मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अफेक्ट होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अफेक्ट होता है का मतलब क्या होगा, आपका ये जो ओरिजिनल पोजिशन में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ये आइदर राइट हैंड साइड, आइदर लेफ्ट हैंड साइड, आइदर अपवर्ड डायरेक्शन, आइदर डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और इसी शिफ्ट को क्या है, हम एक नेम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 डायरेक्शन की शिफ्ट होती है, तो हमारे पास 4 टाइप के इफेक्ट या फिर 4 टाइप की शिफ्ट भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए मैंने आपको 2 शिफ्ट तो लेक्चर नंबर 6 पे ही कवर करा दिए थे। हमने लेक्चर नंबर 6 पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, इस पर डिस्कशन लिया था। मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी, पहले शिफ्ट का कॉज एक्सप्लेन किया था, साथ ही साथ दोनों शिफ्ट को एक्सप्लेन किया था, क्यों ऑब्जर्व होता है, कैसे मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व होता है। विद एग्जाम्पल मैंने एनर्जी डायग्राम के थ्रू क्या आपको दोनों टाइप की शिफ्ट को एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो मैं आपको जस्ट रफली यहाँ पे इतना बताती हूँ। देखो बैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब क्या होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना, जिसे आप रेड शिफ्ट बोलते हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बताया था बैथोक्रोमिक शिफ्ट को आप रेड शिफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेड कलर जो होता है उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब हायर वेवलेंथ की हम बात करते हैं। तो देखो बैथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब क्या हुआ, जब आपका ओरिजिनल स्पेक्ट्रा कुछ इस डायरेक्शन में है, बट इन चारों में से कोई भी फैक्टर की वजह से ये ओरिजिनल स्पेक्ट्रा क्या है, आगे की ओर शिफ्ट हो गया, यानी कि राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। तो राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ मतलब वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ गई। हमको पता है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग बनता है, तो वर्टिकल साइड में हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, हॉरिजेंटल साइड पे हम लोग वेवलेंथ की बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं मेरा स्पेक्ट्रा थोड़ा राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, मतलब कुछ इस टाइप का हो गया, इट मींस मेरी वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ गई। तो हमारा क्या होता है, अगर हमारी वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ रही है किसी भी फैक्टर की वजह से, तो इसे हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी बोला जाता है, बिकॉज रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है ये सबसे ज्यादा होता है। आपके पास विग्बियोर होता है, ये आपका स्पेक्ट्रा होता है, इसमें जो रेड कलर होता है इसके लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो वेवलेंथ के बढ़ने को हम तो बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बट इसके साथ साथ इसे रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, बिकॉज रेड कलर का
जो वेवलेंथ होता है वो मैक्सिमम होता है। ओके, अब इसी के कॉन्ट्रास्ट में आता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? बैथो का उल्टा। मैंने क्या बोला, चार टाइप की शिफ्ट तो आपके पास है, एक है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, एक है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, एक है हाइपर, एक है आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये चार टाइप की शिफ्ट तो आपके पास है, पर इन चार शिफ्ट को आपने क्या है सेपरेटली नहीं पढ़ना, पेयर के फॉर्म में पढ़ना है। आप बैथो और हिप्सो को एक करो, हाइपो एंड हाइपर को एक करो। तो बैथो एंड हिप्सो में क्या हुआ, बैथो में बोला लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइपो में क्या होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो अब मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करा रही, बिकॉज ये दोनों टॉपिक को मैं आपको लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 पे डिस्कस करा चुकी हूँ। तो मैंने वहां सारी चीजें बताई थी, एनर्जी डायग्राम वगैरह की थी, तो वही एनर्जी डायग्राम का यूज आज हमने करके हमारा नेक्स्ट टाइप की इफेक्ट को डिस्कस करना है, विच इज हाइपर एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ओके, तो दोनों आसान से टॉपिक है, आसानी से क्लियर होने वाले हैं, बट चीजों को ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेटली क्लियर आएंगे। ठीक है, तो देखो ना, हाइपर एंड हाइपो को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि हाइपो एंड हाइपर का जो कॉन्सेप्ट है ये बैथो एंड हिप्सो के ही सिमिलर है, लेकिन आपको डिफरेंस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में आप जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की बात करते थे वो लैम्डा मैक्स की करते थे। हमने बोला ना, अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट, अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ यानी कि आप लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में राइट हैंड डायरेक्शन में जाने के बजाय अगर शिफ्ट आपका लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहा है, इट मींस क्या हो रहा है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ वैल्यू कम है, लैम्डा मैक्स की आगे को जाते हुए बढ़ रही है। तो अगर आपका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मींस लैम्डा मैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है। अब लैम्डा मैक्स वगैरह क्या है मैं लास्ट के लेक्चर से आपको बताती भी आ रही हूँ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू में जो डिक्रीमेंट हो रहा है इस शिफ्ट को हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो दोनों उल्टे हैं। ओके, लेकिन अगर मैं हाइपो एंड हाइपर की बात करूं तो देखो हाइपो एंड हाइपर में हम लैम्डा मैक्स की बात नहीं करते। लैम्डा मैक्स मतलब लैम्डा की वो वैल्यू जहां पे आपका एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो रहा है, उसी को बोलते हैं लैम्डा मैक्स। इतनी चीज क्लियर आई? तो देखो ना, ये सारी चीजें समझ में आ रही ना कैसे हो रहा है। देखो मैं आपको लास्ट के लेक्चर से बताती भी आ रही हूँ, वही चीज हमने करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो हम अपने सैंपल मॉलिक्यूल को इरेडिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। और पर्टिकुलरली यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो यहाँ जो रेडिएशन होगी वो अल्ट्रा वायलेट और विजुअल रेंज की रेडिएशन हमको लेनी होगी। अब होता क्या है, मैंने आपको जैसे फर्स्ट लेक्चर पे ही बोला था कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एक टाइप की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने सैंपल मॉलिक्यूल को इरेडिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन तो आपका सैंपल मॉलिक्यूल इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये तो मैं लास्ट के लेक्चर से बताती आ रही हूँ। अब होगा क्या, अगर आपके सैंपल मॉलिक्यूल ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया तो आपको पता है आपके सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो उस रेडिएशन को जो आपने बाहर से यूज कर रखी है रेडिएशन के लिए उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर आपके इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इनिशियली जो जिस लेवल पे, देखो मैं ग्राउंड लेवल ही नहीं कह रही, जिस लेवल पे बैठे होंगे वो अपने क्या है हायर लेवल पे शिफ्ट हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे शिफ्ट होंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग ही हमको मिलता है स्पेक्ट्रा। तो ये स्पेक्ट्रा हमको ये बताएगा कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपने कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ ली थी, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ, उसी को हम लोग बाय ग्राफ यहाँ पर शो करते हैं जिसे आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसके करस्पॉन्डिंग मिला, समझ में आया? तो लैम्डा मैक्स की वैल्यूज हम की बात हम लोग तब करते हैं जब हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की बात करते हैं, यानी कि राइट हैंड डायरेक्शन एंड लेफ्ट हैंड डायरेक्शन की शिफ्ट की बात करते हैं। ओके, तो देखो दो शिफ्ट तो हमारी हो गई, लेकिन दो शिफ्ट अभी भी बची है, एक है अपवर्ड डायरेक्शन की शिफ्ट, एक है लोअर डायरेक्शन की शिफ्ट। तो देखो अपवर्ड एंड लोअर की जो बात करता है वो होता है हाइपो एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो देखो हाइपो एंड हाइपर तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपको पता है हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा की बात करता है, जहां पे इंक्रीमेंट की बात आती है उसे आप बोलते हैं हाइपर। एंड हाइपो मतलब जहां पे डिक्रीमेंट की बात आती है। तो हम क्या अब नाम से ही समझ सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ओरिजिनल ऐसा था बट आपने क्या किया, उसे इंक्रीमेंट करा के ऐसा में शिफ्ट कर दिया किसी भी फैक्टर, इन चारों में से किसी भी फैक्टर की वजह से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो होगा क्या, अगर वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो शिफ्टिंग हुई वो कैसे हुई, हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग हुई। इतनी चीज क्लियर है, या फिर हाइपरक्रोमिक इफेक्ट यहाँ पे देखा गया। ओके, अगला है हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक मतलब अगर आपका ओरिजिनल स्पेक्ट्रा कुछ इस टाइप से है लेकिन इस स्पेक्ट्रा में डिक्रीमेंट आपने देखा, ओरिजिनल ऐसा था बट ये डिक्रीमेंट करा के इतना छोटा हो गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, डाउनवर्ड डिक्रीमेंट हुआ। समझ में आया, डाउनवर्ड शिफ्ट
शिफ्ट हुआ आपका स्पेक्ट्रा, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। इतनी चीज क्लियर है? तो बस आपने इतनी चीज राइट माइंड पे रखनी है कि राइट हैंड डायरेक्शन में जो शिफ्टिंग हुई वो बैथो की है, लेफ्ट हैंड में जो हुई हिप्सो की है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो हुई हाइपर की है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हुई वो हाइपो की है। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, क्लियर है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने माइंड पर रखनी है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए ना, जब भी आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की बात करते हैं तो हमने बोला आप लैम्डा मैक्स की करस्पॉन्डिंग बात करेंगे कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ी और घटी, ओके। लेकिन जब भी आप हाइपर एंड हाइपो की बात करेंगे तो हाइपर एंड हाइपो को एक्सप्लेन करने के लिए आप लैम्डा मैक्स का यूज नहीं करते। लैम्डा मैक्स को हम कभी भी यूज नहीं करेंगे अगर हमको हाइपर एंड हाइपो का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। तो हाइपो एंड हाइपर आपको इन्हीं के सिमिलर तो लग रहे हैं, दोनों शिफ्टिंग तो है, बट हाइपो एंड हाइपर के केस में हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई या फिर लैम्डा मैक्स की वैल्यू घट गई ऐसा नहीं बोलते। लैम्डा मैक्स के बदले हम एक दूसरे टर्म का यूज करते हैं विच इज एक्सटेंशन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जो कि आपको किसके बारे में बताता है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी के बारे में बताता है। तो देखो तभी मैंने आपको बोला कि आपको लेक्चर नंबर 6 की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज लेक्चर नंबर 6 को जब मैंने स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बोला कि ये जो शिफ्टिंग हो रही है, 4 टाइप की शिफ्टिंग हमारे पास हो रही है, बस ये 4 टाइप की शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, एक तो लैम्डा मैक्स में हो रही है, ये लैम्डा है, ठीक है, इसके आगे एक तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू में हो रही है, एक एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू में हो रही है। अब आपको समझ में आ रहा लैम्डा मैक्स मैंने क्यों बोला था, लैम्डा मैक्स मैंने इसलिए बोला था लैम्डा मैक्स की वैल्यू में शिफ्टिंग हो रही है बिकॉज हम दो टाइप के यही शिफ्ट पढ़ रहे हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, लेकिन हमारी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू में भी तो शिफ्टिंग हो रही है, और एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू में शिफ्टिंग हम किसके थ्रू पढ़ रहे हैं, हाइपो एंड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ये जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखाई है, मैंने आपको लास्टली भी बोला था कि अगर आपसे कोई भी शिफ्ट पूछा जाता है, कोई भी पूछ लिया जाए, आप स्टार्टिंग कुछ इस टाइप से करेंगे कि हमको जैसे पता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एज बी ऑलरेडी डिस्कस, जैसे हमको पता है लैम्डा मैक्स एंड एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, लैम्डा मैक्स बता दिया, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी मतलब मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट मे बी शिफ्टेड टू अ हायर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है, हायर वेवलेंथ की ओर भी शिफ्ट हो सकती है, शॉर्टर वेवलेंथ की ओर भी शिफ्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है, बाय चेंजिंग अ रिएक्शन कंडीशन, बाय चेंजिंग अ सैंपल कंडीशन। आप क्या कर सकते हैं, सैंपल की कंडीशन चेंज कर सकते हैं, जैसे वहां पे आपने सॉल्वेंट चेंज कर दिया, कंजुगेशन बढ़ा दिया, या फिर कोई ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप को या फिर क्रोमोफोरिक ग्रुप को ऐड कर दिया। इस वजह से क्या आपको जनरली किसी भी स्पेक्ट्रम में लैम्डा मैक्स की वैल्यू और एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू में शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू में कब शिफ्ट मिलेगा, जब आप बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सो की बात करेंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी में कब चेंज मिलेगा, जब आप हाइपो एंड हाइपर की बात करेंगे। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये 4 टाइप के शिफ्ट हमारे यहाँ से अराइज होते हैं। तो देखो अब मैं आपको पर्टिकुलरली बात करा रही हूँ, हमने बैथो एंड हिप्सो की बात लास्ट लेक्चर पे कर ली, अब मैं आपको पर्टिकुलरली क्या आपके सॉरी आपके हाइपर एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट पे बात करा रही हूँ, या फिर आप हाइपो एंड हाइपरक्रोमिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। एंड देन ये दोनों इफेक्ट को जब हम डिस्कस कर लेंगे, देन मैं लास्टली आपको क्या है इनके रीजन भी पढ़ा लूंगी। तो रीजन मैं आपको वैसे तो ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, मैंने पहले भी बोला था, हमने सारे फैक्टर्स पढ़ लिया, पोलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट मैंने सेपरेटली पढ़ा है, ऑक्सोक्रोम पढ़ा लिया, क्रोमोफोर पढ़ा लिया, बट यहाँ पे भी मैं आपको क्या है इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली, क्योंकि ये मुझे एक मटीरियल मिला था और ये काफी बढ़िया मटीरियल है, तो इसके थ्रू विद एग्जाम्पल मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चल रही हूँ, तो सुनिएगा क्या होता है हाइपर एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ओके, तो देखिए अब हम पर्टिकुलरली स्टार्ट कर लेते हैं हमारा लेक्चर, जिस पे हम अब पर्टिकुलर डिस्कशन लेने वाले हैं हाइपर एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट पे। ओके, तो देखो फर्स्टली मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है ताकि पहले आपकी माइंड पे चीजें आ जाए। तो फर्स्टली यही चीज बोल रहा है कि हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक इफेक्ट इज रिलेटेड टू ए मोलर एब्जॉर्बिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। तो मैंने आपको यही चीज बोला कि हाइपो एंड हाइपरक्रोमिक इफेक्ट आपको सेम बात कराता है, ये भी आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में शिफ्टिंग की बात कराता है, बट यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो लैम्डा मैक्स के बजाय किसके रिलेटेड पढ़ते हैं, ई मैक्स के रिलेटेड पढ़ते हैं, ई मैक्स के करस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं, जिसे आप मोलर एब्जॉर्बिलिटी या फिर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ना, पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी का मतलब क्या है, मोलर एब्जॉर्बिलिटी का मतलब क्या है। तो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को रफली आप इतना समझो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपका जो मॉलिक्यूल है, जो सैंपल मॉलिक्यूल है, वो कितने अमाउंट की लाइट को, कितने अमाउंट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। समझ में आया? अब देखो इसको मैं आगे आपको समझाऊंगी, अभी जिस इतनी चीज माइंड पर रखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट करके लिखा हुआ, ये बोल रहा है व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इज मोर, जब आपकी एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू यानी कि ई मैक्स की वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी, तो इस टाइप के शिफ्ट को आप क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ओके, हाइपर मतलब ज्यादा होना, तो अगर मैं बोलूं इनिशियल आपका कोई सब्सटेंस है जिसके लिए हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया, और उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे पहले ई मैक्स की वैल्यू सपोज कीजिए आपकी 500 के अप्रॉक्स थी, लेकिन बाद में ई मैक्स की वैल्यू
वैल्यू में आपको 700 के अप्रॉक्स इंक्रीमेंट देखने को मिला, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, किसी भी फैक्टर, जो लास्ट में 4 फैक्टर बताए मैंने, पोलैरिटी, कंजुगेशन, ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर, किसी भी वजह से, वो नीचे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट किसी भी वजह से बोल रही हूँ, तो अगर किसी भी वजह से ईमैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो इफेक्ट है इसे आप बोलेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। और सिमिलरली अगर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी आपकी कम हो गई, ठीक है, तो उस टाइप के इफेक्ट को आप क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। समझ में आया? तो हाइपर एंड हाइपो बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो उसी को यहाँ इमेज के थ्रू दिखाया हुआ है कि हाइपर मतलब क्या हुआ, ईमैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना, हाइपो मतलब क्या हुआ, ईमैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट होना, और ईमैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना मतलब कि मोलर एब्जॉर्बिलिटी या फिर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ना, और डिक्रीमेंट आना मतलब कि डिक्रीज इन आना मोलर एब्जॉर्बिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी में डिक्रीमेंट होना। इतनी चीज क्लियर आई? अब कैसे होगा, क्यों होगा, वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखो ना, इसको समझाने के लिए मेरे को ना आपके लिए वापस से एनर्जी डायग्राम मुझे आपके साथ शेयर करना होगा, बिकॉज मैं आपको इफेक्ट तो नीचे एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली विद एग्जांपल सारे इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, हाइपो एंड हाइपर के इफेक्ट को हम नीचे डिस्कस करेंगे विद स्पेक्ट्रा विद एग्जांपल। बट उससे पहले ये इफेक्ट आ क्यों रहा है, कैसे आपको ये चीज लग रही है कि यहाँ पे ईमैक्स की वैल्यू कभी बढ़ जा रही है, ईमैक्स की वैल्यू कभी घट जा रही है, ये कैसे हो रहा है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ना, पहले इसे मैं आपको एक रफ एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, देन मैं आपको पर्टिकुलरली इन एनर्जी डायग्राम्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। तो बहुत आसान है, आप जस्ट सुनिएगा। ठीक है, एक रफ एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। तो सपोज कीजिए ना, आपके पास एक 100 रुपीज है। ठीक है, आपको मैं बोलती हूँ इनिशियली आपके पास कितने रुपीज है, 100 रुपीज है, और आपने इस 100 रुपीज से कुछ चीजों को बाई करना है। आपके सामने दो प्रोडक्ट रखे हैं, एक है प्रोडक्ट फर्स्ट, एक है प्रोडक्ट सेकेंड। लेकिन प्रोडक्ट फर्स्ट का जो प्राइस है वो है आपका 10 रुपीज। आपको जो प्रोडक्ट फर्स्ट बोला गया है इसका प्राइस आपको 10 रुपीज बताया गया है, और प्रोडक्ट सेकंड का प्राइस आपको 100 रुपीज बताया गया है, और आपके पास रुपए हैं 100, और आपने इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट को बाई करना है। तो होगा क्या, देखो, अगर आप प्रोडक्ट फर्स्ट को बाई करेंगे तो आपको पता है प्रोडक्ट फर्स्ट को अगर एक प्रोडक्ट बाई करेंगे तो एक प्रोडक्ट का प्राइस है 10, और आपके पास 100 रुपीज, अगर आप पूरे 100 रुपीज लगाएंगे तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 10 प्रोडक्ट मिलेंगे, बिकॉज एक प्रोडक्ट का प्राइस है 10, तो आपके पास 10 प्रोडक्ट होंगे तो प्राइस कितना हो जाएगा, 100। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप अपने इस पूरे 100 रुपीज को प्रोडक्ट फर्स्ट में लगाएंगे तो आपको 10 प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, आपको 10 प्रोडक्ट मिलेंगे फाइनली। ओके, लेकिन अगर आप इस 100 रुपीज को प्रोडक्ट सेकंड में लगाएंगे तो आपको पता है प्रोडक्ट सेकंड का एक ही प्रोडक्ट का प्राइस है 100, तो आपको यहाँ पे अगर आप पूरे 100 रुपीज इस P2 पे लगा देते हैं, प्रोडक्ट सेकंड पे लगा देते हैं, तो आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे ऑब्टेन होगा एज अ रिजल्ट। इतनी चीज क्लियर आई? तो यही चीज आपको बताती, इसी को आप बोलते हैं एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, आपने कितने प्रोडक्ट खरीदे, आपके पास 100 रुपीज थे, इस 100 रुपीज से अगर आपने प्रोडक्ट फर्स्ट पे गए तो आपके पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है, तो अगर मैं इसे एब्जॉर्प्शन के से रिलेट करूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुआ। समझ में आया कि आपके पास 100 रुपीज है, 100 से आपने क्या किया, जब प्रोडक्ट फर्स्ट को खरीदा तो आपने ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन जब आपने P2 को खरीदा जिसका प्राइस ज्यादा था तो यहाँ आपको कम प्रोडक्ट मिले। इसी को आपने किससे रिलेट करना है, एब्जॉर्प्शन से रिलेट करना है। कैसे, देखो मैंने आपको जैसे बताया था बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को मैं आपको लास्ट लेक्चर पे डिस्कस करा चुकी हूँ। दोनों का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने आपको बताया था। तो मैंने क्या बोला था, बैथोक्रोमिक शिफ्ट आपको कब मिलेगी, हमने बोला था बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमको तब मिलेगी जब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उसमें जो हमारा ल्यूमो वाला जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है वो किसी भी वजह से, किसी भी वजह, आपका वही चार फैक्टर्स आ रहे हैं, उन चार फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर की वजह से अगर आपका ल्यूमो वाला जो लेवल है वो स्टेबलाइज हो जाता है तो उस केस में हमको क्या मिलता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिलता है। कैसे मिलेगा, देखो ना, हमारे पास ये होमो लेवल है, ये ल्यूमो लेवल है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होना है। आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनिशियली यहाँ होगा, वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा और इस ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पे जाएगा। ग्राउंड लेवल को आपने होमो बोला, एक्साइटेड लेवल को आपने ल्यूमो बोला। हमने बोला बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमको तब मिलेगी जब हमारा जो ल्यूमो है यानी कि ये जो हायर एनर्जी लेवल है ये स्टेबलाइज हो जाएगा किसी भी फैक्टर से। अब ल्यूमो को स्टेबलाइज कराने का मतलब क्या, आपको पता है स्टेबलाइज होना मतलब एनर्जी की वैल्यू को रिड्यूस करना, बिकॉज जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। तो अगर मुझे इस ल्यूमो को स्टेबलाइज करना है तो मुझे इस ल्यूमो का जो ये एनर्जी लेवल है इसकी एनर्जी को कम करना होगा। तो देखो इसी के करस्पॉन्डिंग डायग्राम हमने यहाँ बनाया। हमने क्या किया, होमो के लेवल को एज इट इज रहने दिया। देखो एनर्जी, यहाँ पे आप एनर्जी की बात करते हैं, ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है, एनर्जी। तो हमने क्या किया, होमो में तो हमने कोई चेंज नहीं करना, तो होमो को मैंने एज इट इज लिया, लेकिन ल्यूमो को स्टेबलाइज करना था तो ल्यूमो की एनर्जी थोड़ी रिड्यूस करके मैंने इसे यहाँ पे पहुंचा दिया। अब आप देखोगे अब हमको यहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जॉर्ब होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियली आपका जो कंपाउंड था, सपोज आपके पास सैंपल मॉलिक्यूल है A,
उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऐसा मिल रहा था, बट किसी भी फैक्टर की वजह से उन 4 फैक्टर का आपने अगर यूज किया, उन 4 फैक्टर का यूज करके आपने ये देखा कि आपका ये जो ल्यूमो वाला लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये क्या हो जा रहा है, स्टेबलाइज हो जा रहा है, यानी कि इसकी एनर्जी कम हो जा रही है। तो आपको कुछ नए इलेक्ट्रॉनिक लेवल इस लेवल पर मिले। इतनी चीज क्लियर आई। अब होगा क्या, ये तो आपको पता ही है, ये चीज मैं जैसे लास्ट से बताती आ रही हूँ। आप अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक लेवल को कंपेयर करेंगे, पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक लेवल आपको तब मिला है जब आपका अकेला सैंपल मॉलिक्यूल था, लेकिन दूसरा वाला लेवल आपको तब मिला है जब आपके सैंपल मॉलिक्यूल के साथ कोई फैक्टर अटैच हुआ है। फैक्टर मतलब पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, या क्रोमोफोर का कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, ऑक्सोक्रोम का फैक्टर ऐड हो गया, या फिर कंजुगेशन का फैक्टर ऐड हो गया। किसी भी फैक्टर के ऐड होने के बाद जो आपको इलेक्ट्रॉनिक लेवल मिले वो ये है। तो अब हुआ क्या, आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक लेवल की स्टडी कर सकते हैं। आपको पता है इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू दिस। देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, इसे हम डेल्टा E1 बोले और इसे डेल्टा E2 बोला है। तो आप बोल सकते हैं जो आपका E1 है वो ग्रेटर देन E2 है। ये मैं आपको पहले से बताती आ रही हूँ। देखो यहाँ लिखा है E1 इज ग्रेटर देन E2, और आपको पता है अगर एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है, यानी कि पहले केस में एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे वेवलेंथ कम होगी, और यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू कम है तो यहाँ पे वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो देखो हमने क्या किया, एक फैक्टर का यूज करके बस हमारे इनिशियल मॉलिक्यूल पे, इनिशियल सैंपल मॉलिक्यूल में इन फैक्टर का एडिशन करा के हमने क्या किया, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कराई। कैसे कराई, हमने इन फैक्टर का यूज किया और ल्यूमो की एनर्जी को रिड्यूस कर दिया। जैसे ल्यूमो की एनर्जी रिड्यूस हुई, दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में एनर्जी की वैल्यू रिड्यूस हुई, और अगर एनर्जी की वैल्यू रिड्यूस होगी तो वेवलेंथ तो बढ़ेगा। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में अगर वेवलेंथ की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ तो उसी को तो बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, वेवलेंथ की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, और वेवलेंथ की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हम कंफर्म हो गए कि ये जो शिफ्ट हुई हमारी, ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट ही है। समझ में आया। अब इसी बैथोक्रोमिक शिफ्ट से कौन रिलेट करता है, आपका हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो देखो आपने बस इतनी चीज माइंड पर रखनी, जिसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, 4 टाइप की शिफ्ट है, बट आप पेयर के फॉर्म में पढ़ना, बैथो एंड हिप्सो को साथ पढ़ना, हाइपो एंड हाइपर को साथ पढ़ना। लेकिन जब आप इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो बैथो और हाइपर को एक साथ ले लोगे, और हाइपो एंड हिप्सो को एक साथ ले लोगे। कैसे, क्योंकि देखो बैथोक्रोमिक शिफ्ट आपको क्या बोलता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट की बात करता है, और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है, लैम्डा मैक्स की बात नहीं करता, ये आपका एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की बात करता है, लेकिन बात जो करता है वो इंक्रीमेंट की ही करता है। ये दोनों जो इंक्रीमेंट वाले कॉन्सेप्ट है उनको आपने रिलेट कर देना है, और जो दोनों डिक्रीमेंट वाले कॉन्सेप्ट है उनको भी आपने रिलेट कर देना है। तो देखो उनको ही रिलेट करके मैं बता रही हूँ। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को आप समझे। अब इस बैथोक्रोमिक शिफ्ट को मैं रिलेट करती हूँ किसके साथ, हाइपर के साथ। तो देखो कैसे रिलेट करूंगी। अब देखो हमने यहाँ देखा कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या हुआ, एनर्जी डिफरेंस कम हुई। साफ साफ देखिए आपको एनर्जी डिफरेंस कम दिखा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस हुआ कब, ठीक है। अब सपोज आपको बोलूं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ बैठा है, इस लेवल पे, यानी कि इस होमो यानी कि इस ग्राउंड लेवल पे बैठा हुआ है, और ग्राउंड लेवल से उसे एक्साइटेड लेवल पे जाना है, यानी कि ल्यूमो वाले लेवल पे जाना है। तो आपको पता है अब यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। इतनी चीज क्लियर आई। अब मैं आपको कंडीशन दे दी हूँ कि सपोज आपने जो बाहर से एनर्जी लगाई, जैसे हमने ऊपर आपको कॉइन बताए थे, रुपीज बताए थे, उसी के सिमिलर बता रही हूँ कि सपोज आपने जो बाहर से एनर्जी लगाई वो थी 100 की, ओके, और यहाँ पे ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो थी 10 की, ओके। तो देखो अगर आपको एक ट्रांजिशन के लिए 10 अमाउंट की एनर्जी चाहिए, तो आपके पास अब टोटल एनर्जी कितनी है, आपको कितनी एनर्जी बाहर से दी गई है 100, तो आप 100 का यूज करेंगे तो बताइए कितनी बार आप ट्रांजिशन कर सकते हैं, 10 टाइम आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। समझ में आया। आपको जो बाहर से एनर्जी दी थी वो 100 की थी, और आपको एक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए 10, तो एक ट्रांजिशन के लिए 10 अमाउंट की एनर्जी लगी, दूसरे ट्रांजिशन के लिए 20 हो गई, तीसरे के लिए 30 होगी, एंड 100 के 10 ट्रांजिशन जब आप कराएंगे तो आपकी पूरी की पूरी 100 अमाउंट की एनर्जी आपकी यूज हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितने टाइम्स ट्रांजिशन किए, 10 टाइम ट्रांजिशन किए, ओके। अब इसी को अगर मैं रिलेट कराऊं किसके साथ, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के साथ, तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आपको कब मिलता है, तो हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हमको तब मिलता है जब हमारा ल्यूमो की बजाय होमो वाला ऑर्बिट, हमारा होमो वाला लेवल हमारा क्या हो जाता है, स्टेबलाइज होता है बाय सम फैक्टर्स। तो हमने क्या किया, हमने वही चीज दिखाई कि इनिशियली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक लेवल है किसी सैंपल मॉलिक्यूल ए के लिए, जिसका नीचे वाला होमो हो गया, ऊपर वाला ल्यूमो हो गया, इनका एनर्जी डिफरेंस कुछ इतना है, ठीक है, जिसे हमने E1 से रिप्रेजेंट किया है, ओके। लेकिन अब हमने क्या किया, सैंपल मॉलिक्यूल के साथ कुछ फैक्टर ऐड कर दी। जैसे मैंने बोला, आपने यहाँ पे पोलैरिटी का फैक्टर ऐड कर दिया, यहाँ पे आपकी पोलैरिटी ऐड हो गई, या फिर यहाँ पे क्रोमोफोर ऐड हो गया, आपका ऑक्सोक्रोम ऐड हो गया, कंजुगेशन की वजह से, कोई भी इन चारों में से किसी भी फैक्टर की वजह से आपने अपने ए मॉलिक्यूल के साथ जब ये फैक्टर्स ऐड किए, तो आपको क्या देखने को मिला, आपके ए मॉलिक्यूल के लिए
जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स बने थे, इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल में से होमो वाला लेवल क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। स्टेबलाइज हो गया मतलब होमो की एनर्जी कम होगी। तो देखो यहाँ पे आप एनर्जी की बात करते हैं, ये आपका होमो लेवल है, इसकी एनर्जी कम होना मतलब इसे और नीचे आपने शिफ्ट किया। तो देखो ल्यूमो वाला एज इट इज है, ल्यूमो की एनर्जी को आपने कोई भी चेंज नहीं किया। आपको पता है जितने ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती रहेगी, तो हमने स्टेबलाइज करना है मतलब एनर्जी कम करेंगे, बिकॉज जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हमने होमो के लेवल को क्या कर दिया, थोड़ा नीचे कर दिया। तो अब आप देखो जैसे हमने होमो को स्टेबलाइज किया तो एनर्जी डिफरेंस अब आपका बढ़ गया। ऊपर वाले केस में क्या होता, घटा था, यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो अगर एनर्जी बढ़ गया, हमने क्या किया, कोई भी एक मॉलिक्यूल था उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक लेवल बनाए, लेकिन इस ए मॉलिक्यूल के साथ कोई भी अगर हमने ये चार फैक्टर ऐड कर दिए, तो इन चार फैक्टर के एडिशन की वजह से हमने ये देखा इस ए मॉलिक्यूल के लिए जो होमो लेवल है वो थोड़ा स्टेबलाइज हो गई, यानी कि उसकी एनर्जी रिड्यूस हो गई। एनर्जी रिड्यूस होने की वजह से क्या आपको ये देखने को मिला कि अब आपका जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी बढ़ गया। अब अगर यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम देख सकते हैं इनिशियली जब आपका ए मॉलिक्यूल अकेला था तो उसका वेवलेंथ ज्यादा था, लेकिन इन फैक्टर्स की एडिशन की वजह से इस ए मॉलिक्यूल का वेवलेंथ में क्या आपको डिक्रीमेंट देखने को मिला। समझ में आया? तो बस यही चीज तो हमने पढ़नी है। तो ये हमारा डिक्रीमेंट हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि अगर वेवलेंथ की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ किसी भी वजह से, तो इसे हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और मैंने क्या बोला, हिप्सो को आप किसके साथ रिलेट करोगे, हाइपो के साथ रिलेट करोगे। ठीक है, क्यों करोगे, क्योंकि हाइपो भी आपको डिक्रीमेंट की बात करता है, हिप्सो भी आपके डिक्रीमेंट की बात करता है। ठीक है, अब इसको मैं हाइपो के साथ कैसे रिलेट करूंगी, तो देखो वही चीज है। अगर मैं बोलूं इनिशियली आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ बैठा है, होमो में बैठा है, ऑब्वियस सी बात है यहीं बैठा होगा। लेकिन अब आप देखो कि इसको होमो से आपने ल्यूमो में ले जाना है, यानी कि ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल पर ले जाना है। और आपको मैंने जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है वो 100 है, जैसे ऊपर वाले को 100 अमाउंट की एनर्जी दी थी, इसको भी मैंने 100 अमाउंट की एनर्जी दी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स है इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक लेवल की एनर्जी क्या थी, बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो अब मैं इसे 10 तो कंसीडर नहीं कर सकती, तो सपोज कीजिए मैंने इसे 20 अमाउंट की एनर्जी कंसीडर कर लिया। ठीक है, यानी कि इस ट्रांजिशन के लिए आपको 20 अमाउंट की एनर्जी चाहिए। तो अगर एक ट्रांजिशन के लिए 20 अमाउंट की एनर्जी चाहिए तो दो के लिए 40 हो जाएगी, तीन के लिए कितनी हो जाएगी 60, एंड चार के लिए हो जाएगी 80, और फाइव के लिए अगर आप 5 बार ट्रांजिशन करेंगे तो आप पूरी की पूरी 100 अमाउंट की एनर्जी जो बाहर से दी गई है उसका यूज कर लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो ट्रांजिशन हुआ वो सिर्फ 5 टाइम्स हुआ। इतनी चीज समझ में आई। लेकिन ऊपर कितने टाइम्स हुआ, ऊपर 10 टाइम्स हुआ, और नीचे कितने टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स हुआ। तो ये चीज आपने माइंड पे रखनी है। तो ये हमको क्या बता रहा है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, कितना आपका एब्जॉर्प्शन हुआ, कितना आपका ट्रांजिशन हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ट्रांजिशन कम हुआ, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन ज्यादा हुआ। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर ट्रांजिशन ज्यादा है तो यहाँ पे मोलर एब्जॉर्प्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मतलब या फिर मोलर एब्जॉर्प्टिबिलिटी की वैल्यू या फिर ई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आए? तो बस सिंपल सी बात ऐसी है कि यहाँ पे यानी कि जब हमने बैथोक्रोमिक शिफ्ट पढ़ा तो मैंने आपको एनर्जी डायग्राम के थ्रू बताया कि कैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है। इनिशियली लैम्डा की वैल्यू देखो कम थी क्योंकि एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने ल्यूमो को स्टेबलाइज कर दिया किसी फैक्टर से। ल्यूमो स्टेबलाइज हो जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा, अगर एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो इनिशियली आपका जो कंपाउंड था जो कि अकेला था, बेचारा सैंपल मॉलिक्यूल अकेला था, इसमें कोई भी फैक्टर लगा नहीं हुआ था, तो जब ये अकेला था तो वेवलेंथ की वैल्यू कम थी। लेकिन इसके पास इन चारों में से अगर कोई भी फैक्टर आया तो इन चारों फैक्टर ने क्या किया, इसके ल्यूमो को स्टेबलाइज कर दिया। ल्यूमो को स्टेबलाइज कर दिया तो एनर्जी कम हो गई, और एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ गया। तो हम बोलेंगे इन चार फैक्टर्स की वजह से वेवलेंथ कम से ज्यादा हो गया, और कम से ज्यादा होना मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गई। और अगर यहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट हुई तो एनर्जी डिफरेंस कम हुआ, एनर्जी डिफरेंस कम हुआ तो ट्रांजिशन ज्यादा हुआ, तो ट्रांजिशन ज्यादा हुआ तो ईमेक्स की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, यानी कि मोलर एब्जॉर्बिलिटी या फिर आप बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी भी बढ़ गई। तो आपको बस इतनी चीज करनी है कि हाइपर को किससे रिलेट करना है, बैथो से, एंड हाइपो को किससे रिलेट करना है, किसे, हिप्सो से। समझ में आया? तो ऐसे हमारा ये कॉन्सेप्ट आया। होप आपको ये चीज क्लियर आया होगा कि हमारी ई मैक्स की वैल्यू कैसे बढ़ी और कैसे घटी। तो इसी को यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है, सुनिए ये क्या बोल रहा है। Similarly, when the energy gap is reduced between the HOMO and LUMO, the number of transition is increases, therefore the molar absorptibility is increases। तो ये चीज तो हमने पढ़ ली कि अगर HOMO और LUMO के बीच में यानी कि आपके ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल के बीच
बीच की एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा ट्रांजिशन, और जितना ज्यादा ट्रांजिशन उतनी ही ज्यादा आपकी मोलर एब्जॉर्प्टिबिलिटी। तो हमने यही चीज को रिलेट करना है, इतनी चीज कर लेंगे। तो देखो आगे ये दोनों पॉइंट में आपको वही चीज दिखाया जैसे मैंने डायग्राम को यहाँ से शो किया हुआ है। ये बोला होमो और ल्यूमो के बीच में अगर क्या है एनर्जी डिफरेंस यहाँ ज्यादा दिखने को मिल रहा है, तो अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो यहाँ पे ट्रांजिशन क्या होगा, कम होगा, और मोलर एब्जॉर्प्टिबिलिटी की वैल्यू में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और अगर मोलर एब्जॉर्प्टिबिलिटी की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ तो इसे आप क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, यानी कि हाइपो मतलब डिक्रीमेंट इन अ मोलर एब्जॉर्प्टिबिलिटी वैल्यू। ओके, अगला सिमिलरली ये बोर्ड अगर होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है तो लेस एनर्जी डिफरेंस तो मोर ट्रांजिशन, और जितना ज्यादा ट्रांजिशन उतनी ज्यादा मोलर एब्जॉर्प्टिबिलिटी वैल्यू, और जितनी ज्यादा मोलर एब्जॉर्प्टिबिलिटी वैल्यू, और इस टाइप के कॉन्सेप्ट को मतलब जहां पे मोलर एब्जॉर्प्टिबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है, इसे आप बोलते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या फिर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो ये दोनों सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे डिस्कस करना था, ठीक है। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी एनर्जी डायग्राम के थ्रू। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए तो देखो फर्स्टली क्या है, हम लोग हाइपरक्रोमिक इफेक्ट को डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद हाइपो पे हम बात करेंगे। अब मैं आपको विद एग्जांपल विद स्पेक्ट्रा आपको सारी चीजें डिस्कस कराऊंगी। तो कॉन्सेप्ट तो आप समझिए, जिस अब आपको थ्योरी में आपने क्या लिखना है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये बोल रहे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है, तो साफ साफ लिखा है हाइपर मतलब होता है ज्यादा, तो हम बोल सकते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट इज इफेक्ट ड्यू टू विच द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, या फिर आप बोल सकते हो जिसके लिए इमेक्स की वैल्यू में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। यानी कि हाइपरक्रोमिक इफेक्ट आपका वो इफेक्ट है जहां पे आपको एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी में या फिर इमेक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट मिलता है। ऐसे इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ओके, अब इसके लिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, तो देखिए इसके लिए जो एग्जांपल दिया है वो दिया है पैराडिन का। ये बोल रहा है जो आपका पैराडिन है अगर आप इसे एज अ सैंपल मॉलिक्यूल लोगे तो इसके लिए इमेक्स की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2750 मिलेगी। ओके, लेकिन अगर आप पैराडिन के साथ एक एडिशनल ग्रुप को ऐड कर सकते हो विच इज मिथाइल, तो अगर आप पैराडिन के साथ मिथाइल को ऐड कर दोगे तो आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा मिथाइल पैराडिन। तो एक मिथाइल की जस्ट एडिशन की वजह से इमेक्स की वैल्यू में देखो आपको 1000 का इंक्रीमेंट मिल रहा है। अब अगर आप इमेक्स की वैल्यू देखोगे तो आपको इमेक्स की वैल्यू मिलेगी 3560। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है, इमेक्स की वैल्यू में आपको डिफरेंस मिला, और डिफरेंस भी कैसे मिला, इंक्रीमेंट का मिला। तो हम बोल सकते हैं जब आपका सैंपल मॉलिक्यूल जिस पैराडिन था तो उसके लिए इमेक्स की वैल्यू 2750 थी, लेकिन जैसे आपने उसे मिथाइल पैराडिन में कन्वर्ट कर दिया जस्ट एक मिथाइल ग्रुप के एडिशन की वजह से इमेक्स की वैल्यू में आपको इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इमेक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया तो यहाँ पे हमारा कौन सा इफेक्ट हुआ, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे आपकी इमेक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। और क्यों हुई, क्योंकि देखो अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स पढ़े होंगे तो अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो एज अ ऑक्सोक्रोम की तरह एक्ट कर रहा है, और आपको पता है ऑक्सोक्रोम की एडिशन की वजह से क्या होता है, आपके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है और ई मैक्स की वैल्यू है वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाती है। और कैसे होती है इसे मैं नीचे जो आपको रीजंस बताऊंगी वहां अगेन डिस्कस कराऊंगी। तो अभी जिसमें उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ जो मैं आपको लास्ट के लेक्चर पे ऑक्सोक्रोम का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो देखो अगर हम इसके लिए स्पेक्ट्रा बनाएंगे तो हम क्या बताएंगे, हमको पता है स्पेक्ट्रा जो बनता है वो एब्जॉर्प्शन एंड वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग बनता है। तो हमारा एक साइड है एब्जॉर्प्शन, एक साइड है वेवलेंथ। तो अगर मैं इसका स्पेक्ट्रा बनाना चाहूँ तो इनिशियली पैराडिन के लिए स्पेक्ट्रा कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। सपोज करो पैराडिन के लिए स्पेक्ट्रा कुछ इस टाइप से आया, लेकिन जब मैंने इसे मिथाइल पैराडिन में कन्वर्ट कर दिया तो मिथाइल पैराडिन के लिए जो स्पेक्ट्रा है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रा में ये जो वैल्यू है वो थोड़ी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, यानी कि यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रा को ही आप किसके अंदर डिस्कस करते हैं, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो जस्ट जो मैंने आपको समझाया था उसी को मैं रिपीट कर रही हूँ। अब बात करते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है। तो देखो हाइपो मतलब होता है डिक्रीमेंट, तो आप बोलेंगे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज अ इफेक्ट जिसमें आपको क्या है, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी की वैल्यू या फिर आप बोल सकते हो मोलर एब्जॉर्प्टिबिलिटी कोफिशिएंट, एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू में क्या देखने को मिलता है, डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। जहां पे आपका इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहां पे आपका एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जहां पे आपका ईमेक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है किसी भी फैक्टर की वजह से, इस टाइप के इफेक्ट को आप बोलते हैं हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसका रीजन क्या है, तो ये बोल रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ग्रुप विच डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन कॉज अ हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट आपको क्यों मिलता है, कहाँ मिलता है, उसका एक रीजन भी आपको बताया है। ये बोल रहा है अगर आप कोई ऐसे ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दो जो कि आपका इनिशियल जो सैंपल मॉलिक्यूल था उसकी ज्योमेट्री को डिस्टर्ब कर दे, तो उस पर्टिकुलर केस में हमको क्या है, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट देखने को मिलता है। उसका एग्जाम्पल आपको नीचे डिस्कस करा है, तो आप हाइपोक्रोमिक के केस में आप यही एग्जाम्पल पुट करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। ये बोल रहा है सपोज
कीजिए आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, एक सैंपल मॉलिक्यूल था विच इज बाइफिनाइल। तो बाइफिनाइल हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, ठीक है, ये हमारा सैंपल मॉलिक्यूल था। तो इसके लिए अगर आप ईमैक्स की वैल्यू देखेंगे तो आपको 19000 यानी कि 19000 आपको इसकी ईमैक्स की वैल्यू मिल रही है। ओके, लेकिन अगर आप इस बाइफिनाइल के साथ दो मिथाइल को ऐड कर देंगे तो आपको पता है दो मिथाइल को ऐड करने की वजह से बाइफिनाइल में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, जिसकी वजह से रोटेशन ट्विस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते थे। तो टू मिथाइल की एडिशन की वजह से बाइफिनाइल की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ज्योमेट्री डिस्टर्ब होने की वजह से इसके लिए ईमैक्स की वैल्यू में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिला। डिक्रीमेंट कितना हो गया आप देख सकते हैं, पहले ईमैक्स की वैल्यू थी आपकी 19000, अब आपकी कितनी होगी 1250। तो देखो बहुत ज्यादा शार्प डिक्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो हमने इसका रीजन ऊपर ही पुट किया हुआ, ये बोल रहा है अगर आप हाइपोक्रोमिक इफेक्ट को देखना चाहते हैं तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट आपको तब मिलेगा जब आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, जो आपका सैंपल मॉलिक्यूल है, उसके साथ ऐसे ग्रुप को ऐड कर दो जो कि इनिशियल सैंपल मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री थी उसको डिस्टर्ब कर दे। तो बाइफिनाइल की अगर आप बात करेंगे तो बाइफिनाइल में देखो ये रहता था ना, हम स्टीरियो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ये आपका बाइफिनाइल रहता है। अगर आप इसमें क्या है दो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन होगा, आपकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ईमैक्स की वैल्यू में आपको शार्प डिक्रीमेंट देखने को मिला। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू अ डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द टू मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो दो मिथाइल ग्रुप की एडिशन की वजह से बाइफिनाइल का में क्या हुआ, ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन हुआ, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट देखने को मिला। इसका स्पेक्ट्रा अगेन आप कैसे बनाएंगे, एक साइड पे आप एब्जॉर्प्शन बनाएंगे, एक साइड पे आप लैम्डा की वैल्यू बताएंगे। तो इनिशियल बोलेंगे आपका, अगर इनिशियल स्पेक्ट्रा कुछ इस टाइप का था, ये स्पेक्ट्रा किसके लिए था, बाइफिनाइल के लिए था, लेकिन हुआ क्या, दो मिथाइल की एडिशन की वजह से इस बाइफिनाइल के स्पेक्ट्रा में क्या हुआ, डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला। तो ये जो डिक्रीमेंट आपको मिला है इसी को आप बोलते हो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो मैं आपको चीजें पहले मैंने इसलिए एक्सप्लेन की ताकि अगर आप वो समझ जाएंगे तो मैं जब थ्योरी आपको बताऊंगी तो ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक बार समझ चुके हैं तो अब हम आगे को आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना हुआ। तो देखो दोनों इफेक्ट मैंने आपको बता दिए। अब देखो, अब लास्टली एक और चीज हमने डिस्कस करना है, रीजन फॉर द स्पेक्ट्रल शिफ्ट। मैंने आपको क्या बोला, चार रीजन होते हैं, पोलैरिटी, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर एंड कंजुगेशन। तो ये चार रीजन होते हैं जिन पे मैं आपको सेपरेट डिस्कशन करा चुकी हूँ। स्टिल मैं आपको ये चीज यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पोलैरिटी पे, क्रोमोफोर पे, ऑक्सोक्रोम पे, तो आप वहां से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चार टाइप की शिफ्ट पूछी जाती है एंड देन इनकी इफेक्ट किसकी वजह से ये सारी शिफ्ट आपकी आ रही हैं, तो उसमें आप क्या है, वो वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ उसको मत लिखिएगा, उसके बजाय आप क्या लिखिएगा, ये वाला पोर्शन लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला रीजन आपको क्या बता रहा है, कौन सा पहला रीजन है जो कि स्पेक्ट्रल शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको यहाँ पे लिखा है जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि स्पेक्ट्रल शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है सॉल्वेटोक्रोमिज्म। सॉल्वेटोक्रोमिज्म मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन अ लैम्डा मैक्स वैल्यू एंड ई मैक्स वैल्यू। तो देखो नाम से पता चल रहा, सॉल्वेटो मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, कहाँ, क्रोमिज्म में। क्रोमिज्म मतलब देखो सारे शिफ्ट आपकी क्रोमिक ही तो हैं, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक। तो क्रोमिक मतलब आपकी इफेक्ट की बात की जा रही है। तो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी लैम्डा मैक्स वैल्यू पे, ई मैक्स वैल्यू पे, उसी को बोला जाता है सॉल्वेटोक्रोमिज्म। तो यहाँ पर लिखा है कि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट का है वो है सॉल्वेटोक्रोमिज्म। और सॉल्वेटोक्रोमिज्म मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन ई मैक्स वैल्यू, और साथ ही साथ आप लिख लीजिएगा लैम्डा मैक्स वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज पे आपके सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है उसी को बोलते हैं सॉल्वेटोक्रोमिज्म। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि अगर आपको सॉल्वेटोक्रोमिज्म की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, अगर सॉल्वेटोक्रोमिज्म की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो पॉजिटिव सॉल्वेटोक्रोमिज्म की वजह से आपको क्या है, हमेशा बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड साथ ही साथ हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सॉल्वेटोक्रोमिज्म मतलब ई मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आना और लैम्डा मैक्स की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट आना। और आपको पता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आने को आप अभी अब तक क्या बोलते थे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और ई मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आने को अभी तक आप क्या बोलते थे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो हम बोल सकते हैं पॉजिटिव सॉल्वेटोक्रोमिज्म में क्या है, आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलती है। ओके, और इसी के सिमिलरली अगर आपका सॉल्वेटोक्रोमिज्म नेगेटिव सॉल्वेटोक्रोमिज्म आपको मिला तो इस केस में उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब बैथो के बदले हिप्सो मिलेगा, हाइपर के बदले हाइपो मिलेगा। तो ये चीज आपने जैसे यहाँ पे बनानी, और इस इमेज के थ्रू आप एग्जाम में भी ये चीज लिख सकते हैं, अच्छी खासी इमेज है, इसके थ्रू आप बता सकते हैं। देखो, और आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा क्या, कब मिलेगा, वो भी आपको बताया गया। देखो ये पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
ये चीज मैंने आपको सेपरेट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 पे बताया है। हमने वहां पे पढ़ा था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे मैंने सेपरेटली बताया। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, हम ज्यादा फालतू डिस्कशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट बोल रहे हैं। अगर आपको और प्रॉपर देखना है तो आपने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, ये सपोज करो आपने सॉल्वेंट कैसा ऐड किया है, पोलर सॉल्वेंट ऐड किया है, और पोलर सॉल्वेंट की वजह से अगर आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया और साथ ही साथ ई मैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया। अब ये कैसे आया है ये मैं आपको थर्ड लेक्चर पे बता चुकी हूँ। तो अगर इन दोनों की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया तो आप इसे क्या बोलोगे, नेगेटिव सॉल्वेटोक्रिज्म। और नेगेटिव सॉल्वेटोक्रिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू में अगर डिक्रीमेंट आया तो लैम्डा मैक्स की डिक्रीमेंट को आप क्या बोलते हो, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर ई मैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया तो इसे आप क्या बोलते हो, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो आपको ये दोनों शिफ्ट देखने को मिलेगी। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने पोलर सॉल्वेंट यूज तो किया, लेकिन पोलर सॉल्वेंट यूज करने की वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया, ई मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया, तो आप इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सॉल्वेटोक्रोमिज्म। पॉजिटिव सॉल्वेटोक्रोमिज्म मतलब लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आना हुआ आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और ई मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आने को आप बोलेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो बस इतनी चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये आप तब ऐड करेंगे जब आपको ये 4 टाइप के शिफ्ट पूछे जाएंगे। ओके, अब इसके बाद का नेक्स्ट फैक्टर क्या बोल रहा है, देखो ये भी आसान सा, ये आपको कंजुगेशन से रिलेट करेगा। आगे हमने सॉल्वेंट की बात की, अब कंजुगेशन से रिलेट कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अपार्ट फ्रॉम दीज स्ट्रक्चरल चेंजेस कैन आल्सो प्रोड्यूस अ बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये बोल रहा है कि इनके अलावा, जैसे अभी हमने सॉल्वेंट का इफेक्ट पढ़ा, ये बोल रहा है सॉल्वेंट के अलावा भी ऐसे बहुत से फैक्टर्स है जिनके थ्रू आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगी, जिसमें से एक है आपका स्ट्रक्चरल चेंज। ये बोल रहा है अगर आपका सैंपल मॉलिक्यूल यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल जो है उसका अगर आप स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे यानी कि उसके स्ट्रक्चर में अगर आप चेंज करेंगे तो भी आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट वगैरह देखने को मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, तो एग्जांपल के लिए ये बोल रहा है फॉर एग्जांपल इन डाइंस, डाइंस मतलब जिनमें आपको 2 डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये बोल रहा है फॉर एग्जांपल डाइंस में अगर आप देखेंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आपकी इंक्रीज होती रहती है, अप्रोक्सीमेटली कितनी 30 nm तक इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप उसमें डबल बॉन्ड को ऐड करते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है जैसे आप इमेज पे देखिए आपको बोल रहा है इनिशियली आपके पास डाइन था, यानी कि डाइन के पास 2 डबल बॉन्ड थे, लेकिन इस डाइन को अगर आप ट्राइन में कन्वर्ट करेंगे तो एक डबल बॉन्ड का फिर एडिशन होगा। तो ये बोल रहे जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड का एडिशन करेंगे वैसे वैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट आएगा। और कितने का इंक्रीमेंट आएगा, 30 nm का इंक्रीमेंट आएगा, यानी कि डाइन से ट्राइन्स में ऐड होने में आपको प्लस 30 nm का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फिर अगर आप ट्राइन से टेट्राइन में जाएंगे तो अगेन आपको यहाँ पे 30 nm का एडिशन देखने को मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड को ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और वैसे वैसे अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट आपका बढ़ते रहेगा। तो आपको क्या है, हर लेवल पे अगेन बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब ये क्यों मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 रीजन है। एक तो वो एनर्जी वाला जो मैं आपको ऑलरेडी बता रही थी उसको भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी। दूसरा सबसे सिंपल जो है कंजुगेशन। तो मैंने आपको क्या बोला था, कंजुगेटेड स्पीसीज आपको पता है, ये रिलेशन सबको पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो कंजुगेशन है, जितना ज्यादा किसी भी स्पीसीज में कंजुगेशन होता है वो स्पीसीज क्या है उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी है। तो हम देख सकते हैं डाइंस में आपका कंजुगेशन था लेकिन ट्राइन में कंजुगेशन और बढ़ गया, टेट्राइन में कंजुगेशन और ज्यादा बढ़ गया, यानी कि जितना ज्यादा आप कंजुगेशन बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और आपको पता है जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम क्या होगी, एनर्जी होगी, एनर्जी की वैल्यू उतनी कम होने लगेगी। और आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली का, यानी कि अगर एनर्जी कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, कंजुगेशन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन कंजुगेशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हम देख सकते हैं कंजुगेशन बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से एनर्जी घट रही है, और एनर्जी घटने की वजह से वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ रही है। तो हमने यही तो किया, हमने जैसे ही कंजुगेशन बढ़ा स्टेबिलिटी बढ़ी, एनर्जी घटी और वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ गई। तो यही चीज हमने यहाँ पे शो किया। और अगर जो मैं अपने यहाँ पे डायग्राम बनाए इसके थ्रू अगर मैं आपको लेके चलूं तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपसे कुछ नहीं बोला गया है, इस डायग्राम में जो भी मैंने रिलेशन बताया उसी को शो किया। ये बोल रहा है डाइन के केस में आप देख सकते हैं कंजुगेशन है बट कम कंजुगेशन है कंपेयर टू ट्राइन। तो अगर डाइन के लिए जो आप इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स बनाएंगे, होमो और ल्यूमो बनाएंगे, तो इन दोनों होमो और ल्यूमो में क्या है, एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। सपोज यहाँ पे एनर्जी इवन है, और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ट्राइन के साथ तो यहाँ पे आपको एनर्जी E2 जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, E1 से कम, यानी कि E2 की एनर्जी कम होगी E1 से, बिकॉज E2 में यानी कि यहाँ पे ट्राइन के केस में यहाँ पे आपको ज्यादा कंजुगेशन मिल रहा है कंपेयर टू डाइन। तो कंजुगेशन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो 2 इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस भी कम होगा। और अगर यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो हम बोल सकते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू
वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो अभी तक जो हम बोल रहे थे, मैंने ये चीज लास्ट लेक्चर पे भी बोली थी, अभी भी बोली थी कि यहाँ पे हम क्या करें, जैसे हिप्सो की बात की थी तो हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक में क्या है, हम किसी फैक्टर की वजह से, हम क्या बोलते हैं, किसी फैक्टर की वजह से हम इस होमो की एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं, होमो की एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि होमो को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है किसी फैक्टर का क्या मतलब है। किसी फैक्टर जैसे कंजुगेशन, अगर आपके पास कोई स्पीसीज थी, सपोज यहाँ पे आपके पास डाइन ही था और डाइन में आपने क्या किया, एक डबल बॉन्ड को ऐड कर दिया, तो आपने क्या देखा, डबल बॉन्ड के एडिशन की वजह से ये डाइन किस में कन्वर्ट हुआ, ट्राइन में कन्वर्ट हुआ। और ट्राइन और डाइन्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता है ट्राइन में कंजुगेशन ज्यादा है, कंजुगेशन ज्यादा है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी के चक्कर में आपने इसे क्या कर दिया, इसकी एनर्जी को कम किया और एनर्जी कम करने की वजह से यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया। समझ में आया। तो हमने क्या करना है, ये जो मैं किसी फैक्टर बोल रही थी, किसी फैक्टर का मतलब आपका यही है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने जैसे डाइन को ट्राइन, टेट्राइन किसी में भी कन्वर्ट किया, एक एक डबल बॉन्ड एडिशन की वजह से क्या है, 30 nm का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है लैम्डा मैक्स की वैल्यू में। और जैसे जैसे इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, आप बोल सकते हो वैसे वैसे आपको बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिल रही है। और क्यों बढ़ रहा है मैंने बता दिया, कंजुगेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, और एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगा। इतना हुआ। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट अब देखो हमने कंजुगेशन की बात कर दी, अब बात आती है ऑक्सोक्रोम की। ठीक है, तो ऑक्सोक्रोम का क्या मतलब है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ द ग्रुप लाइक OH negative NH2 increase the absorption by stabilizing the LUMO due to the presence of a lone pair of electron in these group, and these type of group which increase the absorption of a chromophore are termed as a oxochrome। तो देखो मैंने अभी बोला ना, अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, ऑक्सोक्रोम की बात करने वाले हैं, यानी कि देखने वाले हैं कि ऑक्सोक्रोम की वजह से कैसे हमको लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो आपको पता है ऑक्सोक्रोम क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। देखिए अगर आप स्ट्रक्चर वाइज ऑक्सोक्रोम को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं ऑक्सोक्रोम आपकी वो स्पीसीज होती है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यूज करके ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अभी कैसे करता है मैं अभी आपको बताऊंगी, मैंने पहले भी बताया अभी भी बता दूंगी। तो हम देखो स्ट्रक्चर वाइज तो क्या कहेंगे, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, वो स्पीसीज होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इन ऑक्सोक्रोम का वर्क क्या होता है, देखो ये जो ऑक्सोक्रोम होते हैं ना, ये खुद से काम नहीं करते, मतलब ये अकेले से काम नहीं करते। ये क्या होते हैं, किसी भी क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं। और आपको पता है क्रोमोफोर तो खुद वो स्पीसीज है जिसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन ऑक्सोक्रोम अगर इस क्रोमोफोर के साथ ऐड हो जाए तो ऑक्सोक्रोम इस क्रोमोफोर को क्या करता है, और ज्यादा इनहेंस करता है, यानी कि इस क्रोमोफोर की लैम्डा मैक्स की वैल्यू को और ज्यादा इनहेंस करने का काम, और ज्यादा बढ़ावा देने का काम कौन करता है, ऑक्सोक्रोम करता है। तो आपका जो ऑक्सोक्रोम है वो अकेले से खुद से काम नहीं करता, ये जस्ट क्या है, एक इनहेंसिंग ग्रुप की तरह काम करता है, किसके लिए, क्रोमोफोर की तरह। तो हम बोल सकते हैं ऑक्सोक्रोम क्या करता है, क्रोमोफोर का एक इनहेंसिंग ग्रुप है जो क्रोमोफोर की लैम्डा मैक्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको वही चीज बोला गया है कि आपके पास जैसे OH नेगेटिव आयन है, NH2 है, इन सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये क्या है, एज अ ऑक्सोक्रोम की तरह एक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका क्रोमोफोर है, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड एज अ क्रोमोफोर है, उसकी क्या है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा यानी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू को क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है। अब कैसे कर रहे हैं, देखो इंक्रीज करते हैं ये तो हमको पता है, क्योंकि ऑक्सोक्रोम का काम ही ये होता है कि ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू को बढ़ाता है। बट यहाँ पे हमने ये भी दिखाया हुआ है कि कैसे बढ़ाता है, क्यों बढ़ाना है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, पहले आप देखिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड दिया, ये बोल रहा है बेंजल्डिहाइड आपका क्रोमोफोर है, और इसके लिए सपोज लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे दी नहीं है, हम जस्ट कंसीडर करते हैं कि सपोज इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी बन रही है, सपोज इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू बन रही है 500। ओके, 500 एनम इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू बन रही है। लेकिन हुआ क्या, हमने इसके साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड कर दिया जो कि ऑक्सोक्रोम है। तो अब क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर में ऑक्सोक्रोम को एडिशन की वजह से ये ऑक्सोक्रोम इस लैम्डा मैक्स की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देगा, सपोज इसे 550 एनम में कन्वर्ट कर दे। तो हमने देखो इंक्रीमेंट देखा, किसकी वजह से देखा, ऑक्सोक्रोम की वजह से देखा। तो हमने यहाँ पर को क्या देखी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखी, हमने देखा कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ ऑक्सोक्रोम। ओके, अब कैसे हो रही है उसका रीजन मैं बताती हूँ। देखो पहला रीजन तो यहाँ पे आपका कंजुगेशन का ही आ जाता है, क्योंकि मैंने बोला जितना ज्यादा कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम एनर्जी और उतना ही ज्यादा वेवलेंथ। तो रीजन एक आपका कंजुगेशन का बनता है, क्योंकि हुआ क्या, यहाँ देखो यहाँ पे आपका कंजुगेशन तो है, बट अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जब ऐड हो गया उसके बाद कंपेयर करेंगे तो आपको कंजुगेशन ज्यादा लिखेगा, बिकॉज ऑक्सोक्रोम जो होता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, इन्वॉल्व हो जाते हैं कंजुगेशन में। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी आप कंजुगेशन में इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से कंजुगेशन आपका इनहेंस हो जाता है। तो इन दोनों
को कंपेयर करेंगे तो कंजुगेशन आपको इस केस में ज्यादा मिलेगा, और अगर कंजुगेशन ज्यादा मिलेगा तो ये मॉलिक्यूल आपका ज्यादा स्टेबलाइज है, अगर ये ज्यादा स्टेबलाइज है तो इसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम है, अगर एनर्जी की वैल्यू कम है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा ही होगी। समझ में आया? तो हम दोनों को अगर कंपेयर करें तो डिफरेंस ये निकलता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझे। एक रीजन तो मैंने कंजुगेशन के थ्रू बता दिया, एक जो डायग्राम बनाया उसके थ्रू भी बता देती हूँ। देखो डायग्राम भी आपको वही बोल रहा है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखेंगे तो ल्यूमो और होमो के डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है एनर्जी का वो ज्यादा है। सपोज इस डिफरेंस को हम अगर इवन बोल दो तो देखो डिफरेंस आपका ज्यादा है, लेकिन जैसे आपने इसमें ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप को ऐड किया, ऑक्सोक्रोम को ऐड किया, तो हमने क्या बोला, ऑक्सोक्रोम की एडिशन की वजह से कंजुगेशन बढ़ा। देखो ऑक्सोक्रोम की वजह से कंजुगेशन बढ़ा बिकॉज ऑक्सोक्रोम ने जो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको भी इन्वॉल्व किया कंजुगेशन में, तो कंजुगेशन बढ़ा। कंजुगेशन बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी कब, जब आप एनर्जी को कम करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एनर्जी की वैल्यू को कम किया, हमने ल्यूमो की एनर्जी को कम किया। देखो यहाँ लिखा हुआ था ल्यूमो को हमने कम किया, यहाँ पर लिखा हुआ ना, देखो एक मिनट रुकेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ग्रुप्स की वजह से क्या हुआ, जो आपका ल्यूमो है, ये जो आपका लेवल है, ये क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ल्यूमो वाला लेवल स्टेबलाइज हुआ, यानी कि ल्यूमो की एनर्जी आपने कम की, और अगर ल्यूमो की एनर्जी कम होगी तो देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच में डिफरेंस भी कम हो गया। तो E2 की एनर्जी कम है कंपेयर टू E1, तो E2 की एनर्जी अगर कम है तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू तो ज्यादा ही आनी है। तो बस यही चीज आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो देखो सारे कॉन्सेप्ट आपके रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपने सीरीज से लेक्चर्स देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर आ रही होंगी। तो मैं आपको कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि ताकि आप धीरे धीरे आगे तक चलेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर आने लगेंगी। इतनी चीज क्लियर आई ना? तो यहाँ पे हमारा ये चीज समझ में आए कि ऑक्सोक्रोम की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है, आपने एग्जाम में यही चीज बतानी है। एंड लास्टली एक और चीज है, बेंजोइक एसिड की भी यहाँ पे बात की हुई है। ये बोले अगर आप बेंजोइक एसिड देखोगे तो सेम चीज मिलेगी, वही चीज है। पहले आपके पास बेंजोइक एसिड था, ये भी आपका एक क्रोमोफोर की तरह एक्ट करता है, यहाँ भी आपको कंजुगेशन मिल रहा है। आपके क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, जिनके पास कंजुगेशन होता है वो स्पीसीज आपकी क्रोमोफोर होती है। आप देख सकते हैं कंजुगेशन है, ये आपका क्रोमोफोरिक स्पीसीज है, और इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 230 nm है। ओके, लेकिन जैसे आपने इसमें क्या कर दिया, पी अमीनो बेंजोइक एसिड में आपने इसे कन्वर्ट किया, यानी कि पैरा पोजिशन में अमीनो ग्रुप आपने ऐड कर दिया, NH2 ग्रुप ऐड कर दिया। तो इस NH2 में यहाँ पे नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में इन्वॉल्व कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डबल बॉन्ड में शिफ्ट कर सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या किया, शिफ्टिंग की, यहाँ पे हमने कंजुगेशन किया। तो कंजुगेशन की वजह से आप देख सकते हैं पहले यहाँ ऐसा कोई ग्रुप नहीं था जो कंजुगेशन को इनहेंस कर रहा था, लेकिन अमीनो ग्रुप की वजह से कंजुगेशन इनहेंस हुआ। अगर कंजुगेशन इनहेंस हुआ तो आपको पता है कंजुगेटेड स्पीसीज आपकी स्टेबल होती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ी। स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब आपकी एनर्जी घटेगी, और एनर्जी अगर घटेगी तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो लैम्डा मैक्स की वैल्यू पहले 230 थी, अब होगी 288 nm। तो हमको यहाँ पे क्या देखा, इंक्रीमेंट दिखा। इंक्रीमेंट मतलब यहाँ पे हमको क्या है, दो टाइप की शिफ्ट मिली, एक थी बैथोक्रोमिक शिफ्ट, एक मिली हमको, हाँ हम यहाँ जिस बैथोक्रोमिक बोलेंगे बिकॉज हम यहाँ सिर्फ लैम्डा मैक्स की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ ई मैक्स की बात नहीं की है। समझ में आया? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमको बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिली। तो ये हमको शिफ्ट किस वजह से मिली, ये जो हमें रेड शिफ्ट नहीं मिली वो किस वजह से मिली, किसकी वजह से मिली, कंजुगेशन की वजह से मिली। इतनी चीज क्लियर आई? ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप की वजह से मिली, यही चीज आपने यहाँ पे बताना है। तो देखिए आपके सिलेबस में वैसे आपको क्या पूछा गया है, आपके सिलेबस में से बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट यानी कि रेड एंड ब्लू शिफ्ट पूछी गई है, बट हमने क्या करना है, सारी चीजों को कवर करना है बिकॉज क्वेश्चन आपके इस पर भी पूछे जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा कवर हुआ जिसमें हमने चार टाइप की शिफ्ट डिस्कस कर लिए। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहेगा। बस मैं अपनी तरफ से यही चीज आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप लेक्चर्स देखते हैं तो प्लीज सीरीज से देखिएगा, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें हम बोलते हैं, हम आगे से वो चीज पढ़ते आ रहे हैं तो हम स्किप करते जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि हम ऑलरेडी वो चीज समझा चुके हैं। तो होप अगर आप चीजों को सीरीज से देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो अभी मैं इस लेक्चर को फिनिश कर लेती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे जिसमें हमने वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में डिस्कस करना है, तो उस पर मैं आपको लेक्चर दूंगी। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश कर लेते हैं, और अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प रहे, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।